बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 11 मार्च है, मंगल का दिन है, और जिस तरीके से इजराइल की जानिब से शाम को मुख्तलिफ जोन्स के अंदर डिवाइड करने का प्लान तरतीब दिया गया था और सेक्टेरियनिज्म की फिजा कायम की गई थी, वहां पर एक खाना जंगी का माहौल जो है वो बना दिया गया था, जिसमें फिरकावारियत को बढ़ाते हुए आपस में दंगे फसाद होना शुरू हो गए। यहां तक कि बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें भी रिपोर्ट हुई। ये किसी से ढका छुपा नहीं है। बाकायदा तौर पर जो इजराइल का प्लान जो है वो रिवील हो गया था और उनकी जानिब से कहा गया था कि शाम जो है उसके अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए जो कि गोलान हाइट्स के ऊपर या फिर इजराइल के हवाले से वो तमाम तर इलाके जिनके ऊपर उन्होंने कब्जा कर रखा है वो वहां पर अपना क्लेम कर सके। इस वजह से वो कुर्द को सपोर्ट कर रहे थे। वहां पर जो कुर्द थे, कुर्द कम्युनिटी, क्योंकि बड़ी तादाद है कुर्द की, और जो यूं कह लें कि कुदरती वसाइल से माला माल इलाका है वो, जहां पर कुर्द आबाद है। ना सिर्फ ये बल्कि द्रूज कम्युनिटी जो है उसकी मदद के लिए इजराइल जो है वो शाम के अंदर अंदर तक जो है वो दाखिल हो गया था। जिस तरह से गुज़श्ता रोज मैंने आपको खबर भी दी थी, मैंने आपको बताया था कि जो इजरायली आर्मी चीफ है वो अपने कमांडर्स के साथ बाकायदा अंदर तक जो है वो दाखिल हो गया और मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर कब्जा करने के हवाले से खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी, जबकि जो ये फसादात हैं वो करवाए जा रहे थे, जिसमें अलवी है, फिर जो ये दूसरा ग्रुप है, सुन्नी ग्रुप है, उनको आपस में लड़ाने की जो कोशिशें हो रही थी। लेकिन अब वो तमाम तर जो प्लानिंग थी वो खाक हो गई है और जो शाम को तोड़ने का मंसूबा था वो पाश हो गया और यहां पर एक बदतरीन शिकस्त का, इबरतनाक शिकस्त का इनको सामना करना पड़ा है। कैसे, वो आपके सामने रखना। और फिर दूसरी जानिब जो फलस्तीन के अंदर जिस तरह से ये मान नहीं रहे थे और ये कह रहे थे कि हम यहां पर अपना तसल्लुत जमाएंगे, गजा के लोगों को यहां से उठा बाहर करेंगे और यहां पर एक नया शहर आबाद होगा, फलस्तीन जो है वो मुकम्मल तौर पर इसराइल का हिस्सा होगा। ये एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो डिजाइन तो की गई थी और फिर ये बाकायदा तौर पर कहते थे कि इतना नुकसान नहीं हुआ, जबकि बारहा जो फलस्तीनी मज़ामत है जब भी वो हमले करती थी वो अपने जो फिगर्स हैं वो जारी करती थी, वो बताती थी कि इतने लोगों को उन्होंने टारगेट पे लिया है। बाकायदा वीडियोस जो है वो सामने आती थी, लेकिन ये नहीं मानते थे। अब बाकायदा तौर पर एक तहलका खेज रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है इसराइल की जानिब से, जिसमें बाकायदा तौर पर बताया गया है कि कैसे इनके तकरीबन जो है वो 78,000 जो फौजी हैं वो जख्मी हुए और फिर 6 लाख से ज्यादा जो इनकी टोटल 6 लाख फौज तितर बितर हो चुकी है। 1,70,000 जो फौजी हैं वो नफसियाती हो गए हैं, जहनी माजूर हो गए हैं और तकरीबन 10,000 तो मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गए। ये ऐसी रिपोर्ट है जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रख दिया है और इनके पास जो फौज है, रेगुलर फौज है, उनको ये यूटिलाइज कर और उनको भी ये नहीं मालूम कि कब तक वो इसी पेस के साथ लड़ते रहेंगे और कब तक वो रिप्लेस करेंगे और दोबारा से रिफ्रेश होकर दोबारा से अपने महाज को संभालेंगे, क्योंकि मुकम्मल तौर पर इनकी फौज डिस्पर्स होती हुई दिखाई दे रही है। कैसे, ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त आज से तकरीबन 4 दिन पहले की बात है, यमन की जानिब से अल्टीमेटम दिया गया था इजराइल को कि 4 दिन के अंदर अंदर अगर तुमने फलस्तीन की जो वहां पर इमदाद है वो बहाल नहीं की और ये जो तुमने रास्ता रोका हुआ है, इमदाद रोकी हुई है, अगर ना किया गया तो फिर तुम्हारी नाकाबंदी होगी और हमले जो है वो हम करेंगे। अब जनाब वाला, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 बज चुके हैं और 5 बजे तक उनका टाइम था। अब उनकी जो 4 दिन की मोहलत जो है वो खत्म होने जा रही है। जिस तरह से यमन ने बहीरा अहमर में फौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू करने और फिर एलाद की बंदरगाह पर मुहासरा को दोबारा बहाल करने और फाल करने से पहले इसराइल को गजा में इमदाद की इजाजत देने के लिए 4 दिन की डेडलाइन दी थी, जो कि आज खत्म हो गई है। और अंसारुल्लाह तहरीक के कमांडर अब्दुल मालिक अल हौसी ने कहा था कि हम गजा में अपने भाइयों की भूख और मुहासरे को देखकर नहीं रह सकते। हम 4 दिन के बाद इजरायली दुश्मन के खिलाफ अपनी बहरी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करेंगे। अगर वो क्रॉसिंग नहीं खोलता और गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद दाखिल नहीं करता है तो ये हमले जो है वो शुरू हो जाएंगे। और यमन ने एलाद का मुहासरा दोबारा शुरू कर दिया है, जबकि इजराइल इमदाद को गजा में दाखिल होने से रोक रहा है और ये हमले दोबारा से शुरू हो रहे हैं। मैंने कहा ये मैं आपके सामने रखूं। लेकिन दूसरी जानिब जो मेन खबर है इस वक्त सीरिया को लेकर, क्योंकि शाम में कुर्द अलहदगी पसंद जो जमात है कसद ने भी हथियार डाल दिए और शाम की अबूरी हुकूमत के सरबराह अहमद अल शुरा के साथ मुआहदे का ऐलान जो है वो कर दिया गया। अब पूरा शाम जो है वो आज़ाद हो गया। जिस तरह से वो आज़ादी का नारा लगा रहे थे, अब सिवाय इसराइल के जो तसल्लुत शुदा इलाके हैं वहाँ मौजूद शामी इलाकों के, याद रहे कि शाम को कई हिस्सों में तकसीम करने का आलमी ताकतों का एजेंडा था, जो अब तक
नाकाम हुआ और जिस तरह से एक फिरकावारियत की फिजा जो है वो कायम की गई और बाकायदा इसराइल की जानिब से तो प्लान तरतीब दिया गया था कि ये 4 इलाकों में डिवाइड होना चाहिए, एक तो सुन्नी, दूसरा कुर्द, तीसरा जो है वो द्रूज और चौथा अलवी, ये इलाके हैं। और इसी वजह से हमने पिछले चंद दिनों में देखा कि तकरीबन 8,000 हलाकतें जो हैं वो भी रिपोर्ट हुई और बड़ी तादाद में वहां पर जो अभी तक वीडियोस जो है वो वायरल हो रही हैं। लेकिन शाम की सदारत ने पीर को कहा कि यहाँ कल गुज़श्ता रोज जो गुजरा है उस दिन कहा कि जो कुर्द ज़ेर क़यादत और अमरीकी हिमायत याफ्ता शामी जमहूरी फोर्सेस हैं, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF, जो कि शाम के तेल से माला माल शुमाल मशरक के बेशतर हिस्से के ऊपर काबिज है, उन्होंने शाम के नए रियासती इदारों में जम करने के लिए एक माहदे के ऊपर दस्तखत किए और इस माहदे में, जिसमें दुश्मनी का मुकम्मल तौर पर खात्मा शामिल है, और शाम के अबूरी सदर अहमद अल शुरैह और SDF के कमांडर मजलूम अब्दी ने दस्तखत किए। इस माहदे के तहत, जिसका मतन ऐवान सदर की जानिब से ऑनलाइन पोस्ट किया गया था, शुमाल मशरकी शाम के तमाम सिविलियन और फौजी इदारों को रियासत के अंदर जम कर दिया जाएगा और फिर जो इस तरह सरहदों, हवाई अड्डों और तेल और गैस के शोबों का कंट्रोल जो है वो संभाल लेंगे। जबकि SDF और जो HTS है, क्योंकि HTS इस वक्त हुकूमत के अंदर है, हयात तहरीरुल शाम, और SDF जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज है, उनके दरमियान मुआहदा रूस और अमेरिका की तरफ से जो बुलाए गए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के बंद होने के फौरन बाद जो हुआ, और अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के नुमाइंदे वासिली नेबेंसिया ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि शाम पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के बंद इजलास से कबल दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। क्रेमलिन ने पीर को शाम के अंदर झड़पों के बारे में पूछा, कहा कि मुल्क में जल्द अज जल्द तशद्दुद खत्म होने की जरूरत है और इससे यह तासुर मिलता है कि शाम में ताकतों का जो समझौता हो सकता है और सूरत हाल शाम की लेबनानाइजेशन, इराकाइजेशन जो है, क्योंकि इराक और फिर लेबनान, इनकी तरफ से भी वहां पर जो एक असर और रसूख है उसकी तरफ मामला जा सकता है, क्योंकि अगर मामला इसी तरह बढ़ता रहा तो लड़ाइयां जो है वो वहां पर एक रेजिस्टेंस बड़ी तगड़ी अंदाज में खड़ी हो जाएगी, जहां पर जो हर एक इदारे को एक कमजोर मरकजी हुकूमत के तहत गैर मुल्की ताकत के जरिए जो है वो पाला जाता है। जिस तरह से आप देखें ना, वहां पर जो लेबनान के अंदर आर्मी है वो भी अमेरिका के जेर तसल्लुत है, जेर कंट्रोल है, जनूबी इसराइल के जेर असर, फिर मशरक अमेरिका के जेर असर है, रूस के जेर असर साहिल है, तुर्की के जेर असर जो है वो मरकज है। तो ये इन्होंने शाम को भी इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। लेकिन शाम के सदर ने यह ऐलान किया कि इस वक्त इनकी कोशिश तमाम मुसल्ला जो धड़े हैं उनको हुकूमत के दायरे के अंदर लाना है, और उसने अलवियों को, कुर्दों को और द्रूज के हथियारों के बारे में बातचीत भी की। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो जंगी जुराम करने वाले जो वहां पर दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्द कौन है और इन्हें गैर मुसल्लह क्यों नहीं किया जाना चाहिए, या वो खुद हुकूमती कुव्वतें हैं जो कि ये इस तरह का कंट्रोल जो है वो या इस तरह की प्लानिंग तरतीब दे रहे हैं। अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास रिसर्च जब आई तो वीडियोस ऐसी देखी कि बाकायदा तौर पर जो लोग हैं, जो अलवी थे, उनको डायरेक्टली निशाने पर लेते हुए उनको जो है वो मारा जा रहा है और वीडियो जो है वो वायरल की जा रही है। तो इसका जवाबदेह कौन होगा? तो ये एक सिनेरियो है। दूसरी जानिब जो इस वक्त इसराइल है, इसराइल की जानिब से दरा और कुनैतरा के अंदर फौजी ठिकानों पर इसराइली जो तसल्लुत है उसके फिजाई हमले जो हैं वो जारी हैं, और फिर इसराइल की फिजाइया जो है उसने दरा गवर्नरी के दही इलाकों और शहर में जब्बाब और अजरा के कस्मों के इर्द गिर्द फौजी ठिकानों के ऊपर भी छापे मारे हैं। तो ये एक पहलू था शाम के हवाले से, मैंने कहा ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। दूसरी जानिब इस वक्त जो यूं कह लें कि इसराइली फोर्सेस हैं उनको फलस्तीन के अंदर जिस तरह से मुंह की खाना पड़ी है वो भी अपनी मिसाल आप है। क्यों? क्योंकि इस हवाले से बाकायदा अल मायदीन की जानिब से रिपोर्ट किया गया, नंबर ऑफ वाउंडेड डिसेबल्ड इन IOF rises to 78K। इसराइली मीडिया ने कंफर्म किया कि जो 78,000 इसराइली फोर्सेस है उनके जवान जो है वो जख्मी हुए हैं और डिसेबल हुए हैं, और ये किसी और ने नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया। लेकिन इसके साथ साथ मजीद जो है वो बताया गया, द मेजॉरिटी ऑफ दीज कैजुअलिटीज आर रिजर्व सोल्जर्स, मतलब इसमें जो कैजुअलिटी हुई उसमें ज्यादातर जो है वो रिजर्व थे, जबकि विद ओवर 50% बीइंग अंडर द एज ऑफ 30, मतलब जो बाकी थे तकरीबन अंडर द एज ऑफ 30 थे, मतलब बड़े यंग जवान जो थे वो इसमें निशाना बने। और फिर बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती है, आगे उन्होंने बताया, इन रिलेटेड न्यूज Israeli newspaper Yadot Ahronot highlighted growing concerns within the Israeli army's general staff over a severe shortage of manpower।
मतलब जो सीवियर शॉर्टेज हो चुकी है, इनकी मैन पावर जो है, इनकी फौजी जो है वो उनकी किल्लत हो चुकी है। 6 लाख की तादाद वो अब तितर बितर होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब उनके जो जनरल स्टाफ है, आर्मी के जो जनरल स्टाफ, उसकी जानिब से कहा गया कि हमें जो सीवियर किस्म की शॉर्टेज का सामना है। फिर उसने मजीद क्या कहा, द आर्मी इज फेसिंग सिग्निफिकेंट प्रेशर ऑन रेगुलर सोल्जर्स, जो उनके रेगुलर सोल्जर्स हैं उनके ऊपर एक जबरदस्त किस्म का प्रेशर आ गया। मैनी ऑफ होम आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन ऑन ड्यूटी फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, मतलब उनका जो फ्यूचर के अंदर एक कोई ऐसा लम्हा नहीं है कि जो उनको नजर आ रहा कि वो यहां से ब्रेक लेकर रिलैक्स होने के लिए, ज़हनी तौर पर पुरसुकून होने के लिए वापस जा सकते हैं। लेकिन यहां पर मजीद जो वायनेट की जानिब से, यादोत आहरनोत की जानिब से रिपोर्ट किया गया, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ IOF रिजर्विस्ट सीक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मतलब जो दसियों हजार जो इनके जो रिजर्व फौजी हैं जो कि इस वक्त साइकोलॉजिकल ज़हनी मासूर हो चुके हैं। और लास्ट मंथ यादोत आहरनोत रिपोर्टेड दैट टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ रिजर्विस्ट इन द इजरायली ऑक्यूपेशन मिलिट्री वर इंक्रीजिंगली सीकिंग साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग मंथ्स ऑफ मिलिट्री सर्विस, मतलब उनने जो मिलिट्री सर्विस अपने महीनों की देने के बाद अब बाकायदा तौर पर वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो माहिर नफ्सियात से वो ले रहे हैं और इसकी तादाद मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नोटेबली 62% सफर फ्रॉम साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, जिसमें 62% जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के अंदर है गुजर रहे हैं। एंड 10% आर इन मॉडरेट टू क्रिटिकल कंडीशन, मतलब जो 10% है उनमें से वो तो मुकम्मल तौर पर इसका हिस्सा जो है वो बन चुके हैं और वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं। विद 194 सोल्जर्स करंटली हॉस्पिटलाइज्ड, मतलब 194 जो सोल्जर्स हैं वो इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया, द रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट 170,000 इजरायली सोल्जर्स हैव एनरोल्ड इन अ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय सिक्योरिटी मिनिस्ट्री अबाउट 1 month and a half ago, noting that the psychological treatment program is witnessing high demand from reservists। मतलब सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा जो रिजर्व हमारे फौजी हैं उनकी अगर तादाद देखी जाए तो उसमें 1,70,000 जो फौजी हैं उनकी जानिब से ये फॉर्म फिल किए गए और उनकी जानिब से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोग्राम हासिल करने के लिए ये जो है वो दरख्वास्तें दी गई हैं, जिसको बाकायदा तौर पर मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है और उन्होंने विटनेस किया कि ये सारा कुछ हो रहा है। तो जनाबे वाला ये पूरे का पूरा मंजरनामा किस तेजी के साथ तब्दील हो रहा है और ये जो मुकम्मल तौर पर मुतलक फतह चाह रहे थे, किस तरह से इन्होंने पूरे का पूरा जो कह लें कि अपनी फौज का तिया पांचा करते हुए सब कुछ बता दिया। दूसरी जानिब जो मज़ाहमत है, मज़ाहमत ये क्लेम कर रही है कि जो वो लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हालांकि उनके जो उन्होंने कहा कि हमारे जो जंगजू हैं वो अभी तक जो बहुत से ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेश खड़े हैं, वो उन्होंने जंग में अभी तक वो कूदे ताज़ा दम दस्ते हैं, वो किसी टाइम पे भी मैदान में उतर सकते हैं। तो ये इस वक्त का सिनेरियो, ये पूरे के पूरे मंजरनामे को कितनी तेजी के साथ जो है वो तब्दील करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आमतरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।